हाँ जी दोस्तों, तो आपने ठीक ठाक साइज के सेक्शंस देख लिए। अब दो थोड़े से सिमिलर मतलब छोटे छोटे टाइप के सेक्शंस हैं यहाँ पे। ऑल्दो एक लौता हम कहेंगे, अगर इस पूरे सेक्शन की बात करें तो इससे एक क्वेश्चन हमारा बन सकता है पूरे सेक्शन को लेके, मतलब इतनी ही बातें हैं सेक्शन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 130 की इस वीडियो के अंदर, जो कि बात कर रहा है क्या, रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल ऑर्डर। मतलब क्या हुआ कि अगर कोर्ट या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आएगा तो हमने अपने अकाउंट्स को रीओपन करना पड़ सकता है, रिकास्ट करना पड़ सकता है, या फिर आप ऐसा कह लो कि दोबारा से प्रिपरेशन किया जा सकता है किसका, अकाउंट्स का। लेकिन कब होगा ऐसा, जब हमारे ऑर्डर आएंगे किसके, कोर्ट या ट्राइब्यूनल के द्वारा। अब ऑर्डर कैसे आएंगे, तो ऑर्डर आएगा तब जब एप्लीकेशन जाएगा इन ट्राइब्यूनल के पास। एप्लीकेशन किसके द्वारा जाएगा, तो कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्राइब्यूनल के पास अप्लाई कर सकती है, इनकम टैक्स अथॉरिटी अप्लाई कर सकती है, सेबी अप्लाई कर सकता है, कोई स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है, कोई और डिपार्टमेंट वगैरह है वो अप्लाई कर सकता है, या फिर कोई और पर्सन भी अप्लाई कर सकता है किसको, ट्राइब्यूनल को। और जब वो एप्लीकेशन आएगा ट्राइब्यूनल पे, तो जो कोर्ट या ट्राइब्यूनल है वो ऑर्डर पास कर सकता है किस चीज के लिए, कि भैया जो आपने पहले जो अपने अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं वो फ्रॉडुलेंट मैनर में प्रिपेयर किए गए हैं, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ धोखाधड़ी है, कुछ ना कुछ कमी पेशी है। नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी कंपनी के अफेयर्स हैं वो मिसमैनेज्ड है। मिसमैनेज मतलब जो आपके अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर किए जाते हैं उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं उसके अंदर गलतियां होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो उस केस में वो क्या करेगी, एक ऑर्डर पास करेगी, और ऑर्डर पास करने से पहले वो क्या करेगी, एक नोटिस सर्व करेगी किसके पास, एप्लीकेंट के पास। एप्लीकेंट कौन थे, ये 5 लोग जो आपने ऊपर देखा, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके एनी अदर पर्सन तक। इन 5 लोगों को एक नोटिस दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि भैया अगर आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देना है तो आप दे सकते हो। मतलब कि मैं ऑर्डर देने जा रही हूं और आपको इसके अंदर कोई आपत्ति है या कोई सुझाव है, कुछ भी है आपका रिप्रेजेंटेशन, तो वो आप मुझे दो, उसको मैं कंसीडर करूंगा। कौन कंसीडर करेगा, जो ट्राइब्यूनल या कोर्ट होगा। और वो लेने के बाद वो ऑर्डर पास कर सकते हैं कि भैया अपने अकाउंट्स को रिवाइज करो या रिकास्ट करो, एज द केस में भी। ठीक है जी। तो ये पूरी पूरी सेक्शन को बड़े प्यारे तरीके से इस चार्ट के अंदर डिस्क्राइब करके गया, विच इज सेक्शन नंबर 130। नाउ इसके प्रोविजंस को थोड़ा सा डीपली देख लेते हैं। तो कह रहा है क्या कि अप्लाई किया जाएगा कोर्ट को फॉर रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। कौन अप्लाई कर सकता है, तो भैया जो कंपनी है वो रीओपन नहीं कर सकती, रिकास्ट नहीं कर सकती, अनलेस एंड अदरवाइज कोर्ट का ऑर्डर हो। और उस ऑर्डर के लिए क्या होगा, अप्लाई किया जाएगा। अप्लाई किसके द्वारा किया जाएगा, तो आपने पीछे नाम देखे, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, से भी, या फिर कोई और स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी हो सकता है, या फिर एनी अदर पर्सन। वो एप्लीकेशन देंगे किसको, ट्राइब्यूनल को, और ट्राइब्यूनल क्या करेगा, उसके ऊपर एक ऑर्डर पास करेगा। और ऑर्डर पास करते वक्त वो क्या क्या चीजें आपसे कहेगा, वो कहेगा कि भैया जो आपके अर्लियर अकाउंट्स वगैरह प्रिपेयर किए गए थे वो फ्रॉडलेंट मैनर में थे, नंबर 1। और जो आपके अफेयर्स थे कंपनीज के इन रिलेशन टू रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट या फिर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, तो वो जो है वो मिसमैनेज्ड है। और उससे कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है रिलायबिलिटी के ऊपर कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रिलायबल है भी कि नहीं। तो उस सिनेरियो के अंदर आपको वो ऑर्डर पास कर सकता है फॉर रिवीजन या फिर रिकास्टिंग। नाउ सर्विस ऑफ नोटिस की बात आती है तो आपने पीछे देखा कि भैया जो ट्राइब्यूनल है वो पहले नोटिस सर्व करेगा किनको, उन्हीं 5 लोगों को। मैं रिपीट नहीं कर रहा, उन्हीं 5 लोगों को करेगा क्या, नोटिस सर्व। उनसे कहेगा कि भैया आपकी कोई कंसिडरेशन है, कोई रिप्रेजेंटेशन है, तो वो हमें दो, उसको हम कंसिडर करते हुए ऑर्डर पास करेंगे। अगर वो देते हैं तो उसको कंसिडर किया जाएगा, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, ट्राइब्यूनल अपने आप से ही ऑर्डर पास कर देगा। फिर कहा जाता है रिवाइज ऑल अकाउंट शैल बी फाइनल। मतलब कि एक बार अपने अकाउंट्स को रिवाइज कर दिया गया तो जो भी रिवाइज होकर फाइनल अकाउंट निकल के आएगा वो ऑब्वियसली फाइनल माना जाएगा। अच्छा, टाइम लिमिट की बात करो कि भैया कितने टाइम तक अकाउंट्स को रीओपन किया जा सकता है। मतलब वो जो 5 लोग हैं वो एप्लीकेशन देंगे और कोर्ट ऑर्डर देगा, तो ऑब्वियसली उसकी भी तो कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ा है कि 20-50 साल के अकाउंट्स को ओपन किया जाएगा। तो अगेन यहाँ पे कहा गया वही 8 साल जो आपने पीछे देखा है प्रिपरेशन को, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करने की टाइम लिमिट होती है कि 8 साल तक प्रिजर्व किया जा सकता है। तो इसलिए कहा गया कि रीओपनिंग का ऑर्डर भी आपके पास आ सकता है मैक्सिमम 8 साल के अंदर अंदर। फिर यहाँ पे एक चीज और आई, जैसे कि हमने देखा था सेक्शन नंबर 128 के सबसेक्शन नंबर 5 में, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो ऑर्डर दे सकती है कुछ कंपनीज या कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को कि भैया तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और तुम्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिजर्व करके रखना है लॉन्गर पीरियड देन 8 इयर्स। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो जितने साल के लिए भी आपको ऑर्डर मिला हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उतने साल तक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन किया जा सकता है। तो ये तो बेसिकली रिलेट करके आपके 128 से, ठीक है। तो ये पूरा पूरा चार्ट था, उस चार्ट से रिलेटेड ही पूरी पूरी चर्चा थी जो कि सेक्शन 130 के ऊपर बात करके जाती है, ठीक है। अगला सेक्शन जो है वो इससे रिलेटेड ही है, बट मैं इसके अंदर कवर नहीं करना चाह रहा हूं। बाकी आप सजेस्ट करो इसके अंदर कवर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चलो कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत छोटा कंटेंट रेडी हुआ है, तो इसी के अंदर कवर कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, चलिए। तो अगला सेक्शन जो है सेक्शन नंबर 131, वो बात करता है वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट्स। मतलब क्या हुआ, अभी आपने पीछे देखा कि भैया ऑन एप्लीकेशन और बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट आप रिवाइज कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अब कहा गया कि भैया वॉलंटरी भी किया जा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज। अगर डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है कि उसके अंदर कुछ भूल चूक हुई है,
अगर डायरेक्टर जो है कंपनी को, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कंप्लायंस प्रॉपर कंप्लायंस नहीं किया सेक्शन नंबर 129 का और सेक्शन नंबर 134 का, मतलब ऑडिट के अंदर कुछ भूल चूक रह गई, बोर्ड रिपोर्ट में भूल चूक रह गई है, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई मैटर्स में भूल चूक रह गई है, तो उस केस में वो रिवाइज कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, रिवाइज कर सकते हैं अपने रिपोर्ट्स वगैरह को, जो भी बोर्ड रिपोर्ट्स बनाए जाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, पहले एप्लीकेशन देना पड़ेगा किसको, ट्राइब्यूनल को, और उनसे उनको अप्रूवल मिलेगा, एक तरीके से ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जब एक बार वो रिवाइज हो जाएंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स वगैरह, तो ऑब्वियसली उनको एट लास्ट क्या किया जाएगा, फाइल किया जाएगा किसको, रजिस्ट्रार को, क्योंकि ऑब्वियसली आप पहले एक फाइलिंग कर चुके थे एंड आफ्टर रिवीजन आपको फिर से फाइलिंग करनी होगी। इसमें एक चीज और चूक जाती है, वो क्या कि जब आपको ऑर्डर मिलेगा किससे, ट्राइब्यूनल से या कोर्ट से, तो उस ऑर्डर की भी आप फाइलिंग करोगे रजिस्ट्रार को कि भैया इस ऑर्डर के बिहाफ पे हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिवाइज कर रहे हैं। चलिए, तो ये तो अगेन समराइज कर दिया इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर में। अब इसके प्रोविजंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है क्या, प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिवाइज रिपोर्ट ऑन अप्रूवल ऑफ ट्राइब्यूनल। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो कंप्लाई नहीं करते, या उन्होंने प्रॉपरली उसको नहीं बनाया है और वो कंप्लाई नहीं कर पा रहे सेक्शन 129 के प्रोविजन से एज वेल एज सेक्शन नंबर 134 के प्रोविजन से, तो उस केस में वो रिवाइज कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। लेकिन रिवाइज करने के लिए उन्हें क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका, ट्राइब्यूनल का। अच्छा, ये जो रिवाइज किया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या रिपोर्ट्स वगैरह, ये कितने सालों का किया जाएगा, पिछले 3 सालों का बस। मैक्सिमम जो होगा वो हो सकता है मैक्सिमम ऑफ 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, उतना ही आप कर सकते हो। एप्लीकेशन दोगे ट्राइब्यूनल को, ट्राइब्यूनल आपको देगा उसके लिए ऑर्डर, और जो भी ऑर्डर होगा उसकी कॉपी को आपको फाइल करना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रार के पास फॉर इंफॉर्मेशन। अगर ट्राइब्यूनल टू सर्व द नोटिस, जैसे आपने पिछले वाले सेक्शन में देखा था क्या कि भैया सर्व करता है नोटिस, वहां तो एप्लीकेशन आई थी, तो उन 5 लोगों को नोटिस सर्व किया गया था उनकी रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए। यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं आई, बट स्टिल यहाँ पे भी नोटिस सर्व किया जाएगा किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को और इनकम टैक्स अथॉरिटी को, क्योंकि 2 प्राइमा फेसी ऐसी लोग हैं जो कि ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या फिर उनकी कुछ रिप्रेजेंटेशन वगैरह हो सकती है। तो इनको नोटिस दिया जाएगा कि भैया ऐसा ऐसा हम करने जा रहे हैं, इस चीज का मैं ऑर्डर देने जा रहा हूं, अगर आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन है तो उसे आप भेजो, उसको हम कंसिडर करते हुए ऑर्डर को पास करेंगे। तो इस नोटिस को भेजने की रिक्वायरमेंट भी आती है ट्राइब्यूनल के पास। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ रिवीजन एंड रिकास्ट, कितनी बार किया जा सकता है, तो ये जो प्रोविजन है ये अलाउ करता है कि आप मैक्सिमम 1 टाइम, मतलब वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर आप इस चीज को कर सकते हो, एक बार कर सकते हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए, बार बार रिवीजन अलाउड नहीं होता। रीजन ऑफ रिवीजन टू बी डिस्क्लोज, ऑब्वियसली बात है जो आप रिवीजन करने जा रहे हो उसका कुछ रीजन होगा, और उसका डिटेल्ड रीजन जो है वो आपको अपने बोर्ड रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि क्या कारण था जिस वजह से आप ये रिवीजन करना चाह रहे थे और रिवीजन आपने किया, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कहां पे, अपने बोर्ड रिपोर्ट में, जिस साल के भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर रिवीजन की गई है। अगला पॉइंट आता है लिमिट ऑफ रिवीजन। लिमिट ऑफ रिवीजन का मतलब क्या हुआ कि रिवीजन आप कहां किस हद तक कर सकते हो, ठीक है ना। तो कहा क्या जा रहा है कि भैया आप रिवीजन करना चाह रहे हो, क्यों, क्योंकि आप करेक्शन कर सको। तो करेक्शन करने के लिए ऑब्वियसली आपने सेक्शन 129 और 134 की कंप्लायंस नहीं की है, इसलिए आपने अपील किया कि आप रिवीजन करना चाहते हो। तो इनकी कंप्लायंस को पूरा करने के लिए ही जितनी करेक्शन की आवश्यकता है उतनी करेक्शन ही करोगे। पहली बात, ऐसा नहीं है कि आपने इस बहाने रिवीजन का मौका पा लिया और उसके बाद जो मर्जी आप फिगर्स के साथ खेल रहे हो, ऐसा आपको अलाउ नहीं किया जाता। कहा जाता है क्या कि 129 और 134 की कंप्लायंस के लिए जितने अमेंडमेंट्स या जितनी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिपोर्ट्स के अंदर, उतनी ही आप चेंजेस करोगे उसके अंदर। और अगर उससे मिलता जुलता कोई है आपका, जो कि कैसे कैसे कह सकते हैं हम कि कॉन्सिक्वेंशियल अल्टरेशन अगर कुछ करने की जरूरत पड़ रही है तो भी आपको अलाउड है, लेकिन वो उससे रिलेटेड होना चाहिए। लाइक उसको चेंज करने के लिए आपको कुछ चेंज करना जरूरी है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। फिर बात करते हैं रूल्स के ऊपर कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास यहाँ पे पावर है किस चीज की, कि वो रूल्स फ्रेम कर सकता है रिवाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डायरेक्टर्स रिपोर्ट के रिगार्डिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर दी गई है कि वो चाहे तो रूल्स बना सकता है। रूल्स कैसे कैसे बना सकता है कि पहला पॉइंट यहाँ पे बताया गया रूल्स बनाने के रिगार्ड में कि वो डिफरेंट प्रोविजंस दे सकता है। किस रिगार्डिंग में, कि किस तरीके से पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिप्लेस किया जाएगा और उसकी जगह पे नए डॉक्यूमेंट्स या नए स्टेटमेंट्स वगैरह को लाया जाएगा, उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस जो है वो प्रिस्क्राइब किए जा सकते हैं। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। नंबर 2 आया कि जो कंपनीज ऑडिटर के फंक्शन होंगे उसके रिगार्डिंग भी प्रोविजंस को प्रिस्क्राइब कर सकता है कौन, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। और नंबर 3 आया कि वो डायरेक्टर्स को बता सकता है, उसको डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है किसको, डायरेक्टर्स को, कि आपको क्या स्टेप्स लेने हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन। मतलब इस सेक्शन की जो करेक्शन है, जो भी अमेंडमेंट्स है उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, उसके रिगार्डिंग डायरेक्शन दिया जा सकता है किसको, डायरेक्टर को। किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस टाइप की पावर रखता है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन नंबर 131। ठीक है जी। चलिए अब सेक्शन नंबर 132 जो है वो एनएफआरए की बात करेगा, इसको अपन लेंगे सेपरेट पार्ट के अंदर। फिलहाल ये 2 सेक्शन थे जो हमने इसके अंदर एक साथ कंप्लीट कर लिए।